हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। हम लोग इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं। क्या होता है प्रजनन, क्यों होता है प्रजनन, क्या इंपॉर्टेंस है प्रजनन की, ये सब बातें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में अपने कर लिए हैं। हमने ये भी देखा, ये भी सीखा, यह भी जाना कि प्रजनन सभी जीवों का अभिलाक्षणिक लक्षण है। मतलब इस धरती पे प्रेजेंट मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द सजीव हैं ना, जो मैक्सिमम सजीव पाए जाते हैं, उनके अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वो अपने जैसी संतति पैदा करके अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाते रहते हैं और अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ाकर वह इस धरती पे जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। क्लियर है बच्चे? अब हम लोग इस जीवन की निरंतरता को चलाने का जो प्रक्रिया है, जिसमें हमने बात की थी अलैंगिक जनन, वो हम लोगों ने कैसे होता है, क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया है। आज हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का जो दूसरा प्रकार है, जिसे हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं लैंगिक जनन। क्या होता है लैंगिक जनन, क्या होता है लैंगिक जनन, क्या क्या चीजें यहां पे आपको सीखनी है, ये बात करेंगे बच्चों हम लोग इस लेक्चर में। राइट, लेट्स स्टार्ट लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया बेटा कि हम लोग जो वैरायटीज, जो हम प्रकार पढ़ते हैं जनन के, यहां पे हम लोग दो चीजें पढ़ रहे थे। एक था लैंगिक जनन और एक था अलैंगिक जनन। यस और नो? लैंगिक व अलैंगिक जनन में क्या समानता, क्या डिफरेंस है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। या फिर अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है अलैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं को देखते हुए आप अपने आप समझ जाओगे कि दोनों के अंदर क्या असमानताएं हैं। फिर भी मैंने आपको सिखाया था कि लैंगिक व अलैंगिक ऐसा नहीं है कि लिंग के आधार पे करते हैं, नहीं। लैंगिक व अलैंगिक जनन की बात हम इस आधार पे करते हैं कि क्या उस सजीव के अंदर प्रजनन प्रक्रिया में कितने पित्र इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने पितरों का समावेश हो रहा है प्रजनन प्रक्रिया के लिए। अगर एक पित्र का समावेश हो रहा है तो उसे बोलते थे हम एक पितृक। अलैंगिक जनन एक पितृक होता है। यस और नो? यहां पे हम जब बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो सबसे स्पष्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि लैंगिक जनन में हमेशा दो पितरों का समावेश होता है, जिसमें से एक होता है नर और दूसरी होती है मादा। स्पष्ट है? हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बात पहले कर लिया है, इसलिए आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। देखो जरा, सबसे पहले क्या पढ़ना है कि लैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया है जनन की वह प्रक्रिया जहां पर जनन की वह प्रक्रिया जहां पर दो पितरों का की आवश्यकता होती है या दो पितरों का समावेश होता है। दो पितरों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन कहलाता है। क्या बोला जाता है इसको? लैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर बच्चे? जब हम बात करते हैं दोनों पितरों के बारे में, किसके बारे में बेटा? जब हम बात करते हैं दोनों पितरों के बारे में, तो पितर क्या हो सकते हैं? आप लोग जानते हैं यहां पे जो दो पितर की बात कर रहे हैं, वो पितर हैं नर व मादा। क्या है? एक हो गया नर पित्र। अब पित्र मतलब तो पिता होता है ना। मादा पित्र लिखेंगे तो थोड़ा सा ऑक्सीमोरन हो जाएगा, मतलब विरोधाभास हो जाएगा, बट ठीक है। पैतृक पीढ़ी की हम बात करें, अगर किसकी बात करें बच्चों? पैतृक पीढ़ी की बात करें तो हम नर व मादा लिख देते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूं, पैतृक पीढ़ी में
यहाँ पे प्रजनन करने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, एक होगा नर और एक होती है मादा। यस और नो? देखो अभी से सीख लो, नर का जो सिंबल है ना, एक सिंबल दिया जाता है। नर को जब भी दिखाना होगा, कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो वो नर है, और ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो वो मादा है। क्यों? क्योंकि जब आप बात करते हैं उच्च पादप या उच्च जंतुओं की, आप चाहे पादप की बात करें चाहे आप जंतुओं की बात करें, उच्च पादप एवं उच्च जंतुओं के अंदर नर व मादा की संरचना, इनकी स्थिति हमेशा ऐसी होती है। हम अभी डिस्कस भी कर लेंगे 2 मिनट लेके उसको ठीक से, जहां पे मादा हमेशा स्टेशनरी होती है, मतलब मादा अचलयमान होती है, वो अपनी जगह पे अचल रहती है, अपनी जगह पे टिके रहती है। और जो नर होता है, नर के अंदर जो उसके शुक्राणु बनते हैं, वो शुक्राणु होते हैं चलयमान, जो चल के किसी भी मीडियम से किसी भी तरीके से, कभी हवा ले जाएगी, कभी कोई एनिमल ले जाएगा, कभी पानी ले जाएगा, किसी भी माध्यम से वो विचरण करके पहुंचते हैं मादा तक पहुंचते हैं नर विचरण करके। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है ना? तो यहां से नर की तरफ से जाया जाता है, तो एरो दिखा रहा है कि भाई जाएंगे, और जाने के बाद ये जुड़ते कहां पे हैं? मादा में। तो मादा में हम हमेशा प्लस दिखाते, तो यहां पे दिखाते हैं एरो और यहां पे दिखाते हैं प्लस, नर व मादा को दिखाने के लिए। क्लियर? कभी कभी अब यहां पे दो बहुत अच्छी बातें सीखनी है आपको, कि नर जननांग व मादा जननांग की उपस्थिति के आधार पे, कृपया ध्यान से सुनेंगे, नर जननांग व मादा जननांग की उपस्थिति के आधार पे जीवों को 2 प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में बांटते हैं? जीवों को 2 प्रकार में बांटते हैं। कभी कभी कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें जो नर व मादा है वो एक ही जगह पे हो सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं? नर जननांग एवं मादा जननांग, नर जननांग व मादा जननांग एक सजीव के ऊपर, एक ही जीव के ऊपर क्या है? नर व मादा जननांग दोनों, एक ही सजीव के ऊपर नर व मादा जननांग दोनों। एक परिस्थिति तो ऐसी होती है, एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें एक ही शरीर के ऊपर दोनों संरचनाएं प्रेजेंट है, उपस्थित है। दूसरी परिस्थिति क्या है? नर एवं मादा भिन्न भिन्न सजीवों पर पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न सजीवों पर पाए जाते हैं। है ना? पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, ये है कंडीशन नंबर 1 और ये है कंडीशन नंबर 2। अगर ऐसा होता है कि नर व मादा एक ही शरीर पे, एक ही सजीव पे पाए जाते हैं, तो इसे आप बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं बच्चों? उभयलिंगी। उभयलिंगी या ऐसे सजीव को हम बोलते हैं, ये तो उभयलिंगी मतलब एक जगह पे, उभयलिंगाश्रयी। क्या बोल सकते हो आप इसको? उभयलिंगाश्रयी। इंग्लिश में इसे, अच्छा इंग्लिश में तो थोड़ा सा गड़बड़ है, हिंदी में तो ठीक है, उभयलिंगाश्रयी चला जाता है, बट हम 2 वर्ड यूज करते हैं जनरली। एक बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट और एक बोलते हैं बच्चे मोनोइसियस। देखो सिखा देता हूं, वो भी दोनों का मतलब उभयलिंगी है, दोनों का मतलब उभयलिंगी है। हर्माफ्रोडाइट, एक होता है बेटा हर्माफ्रोडाइट और दूसरा होता है मोनोइसियस। 2 वर्ड यूज करते हैं जनरली। जो हर्माफ्रोडाइट वर्ड है ये यूज किया जाता है जंतुओं के लिए, है ना? मतलब दोनों का एक ही है,
लेकिन जंतुओं के लिए आप कहीं पे कोई भी यूज कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, कोई डंडा लेके मारेगा नहीं। बट फैक्ट ये है कि जंतुओं के लिए हर्माफ्रोडाइट यूज करते हैं और पादपों के लिए मोनोइसियस वर्ड यूज करते हैं। किसके लिए? पादपों के लिए। वैसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्ट आता होगा, आप लोगों को ये चीज आती होगी, बिकॉज इसके पहले आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत पढ़ लिया है, जहां पे इनकी बातें होती रहती हैं। फिर भी दोबारा से रिमाइंडर क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद जो आपका अगला अध्याय है, अगले अध्याय में आपको पढ़ना है पुष्पीय पादपों में जनन। तो वहां पे हम मोनोसियस और डायसियस वर्ड यूज करके उस चैप्टर को इस्तेमाल करते हैं, उस चैप्टर में हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं और उस चैप्टर को डील करते हैं। इस वजह से मैंने सिखा दिया है। जब कहीं ऐसा हो कि नर व मादा अलग अलग पाए जाते हो, तो ऐसे पादप को आप बोल देते हैं एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी। क्या बोल देते हैं? एक लिंगाश्रयी। क्लियर बच्चे? एक लिंगाश्रयी को हम दिखाते हैं हमेशा डायोसियस लिख के। बोलेंगे सर ये क्या मजाक चल रहा है? जहां पे मोनो है उसे बोल रहे हैं कि वो उभय है, और जहां पे डाई है उसे बोल रहे हैं एक। सुनिए, डायसियस का मतलब या एक लिंगी का मतलब क्या है? एक लिंग एक पादप पे या एक जंतु के पास है, नर या मादा जननांग। अगर नर जननांग एक पे है तो मादा जननांग दूसरे पे है, तो वहां पे प्रजनन के लिए हमेशा दो पौधे या दो जंतु चाहिए, इसीलिए इसे डायसियस कंडीशन बोलते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? अब अगर मैं एक लिंगी की बात कर रहा हूं, डायसियस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे एक जगह पे नर होगा, एक जगह पे मादा। यहां पे दो वर्ड और आपको सीखने हैं। अगर आप बात कर रहे हैं यहां पे भी एनिमल्स की, जंतुओं की, तो जंतुओं के लिए तो आप बड़े आराम से, जंतुओं में डायसियस दिखाने के लिए आप नर व मादा वर्ड यूज कर लेते हैं। नर व मादा ये दो वर्ड यूज कर लेते हैं जंतुओं के अंदर। क्लियर बच्चे? पादपों के अंदर नर व मादा पुष्पीय संरचनाओं को, क्योंकि पुष्प ही होते हैं इनके जननांग, नर पुष्प व मादा पुष्प को, नर वाले को हम बोलते हैं स्टैमिनेट और मादा को बोलते हैं पिस्टिलेट। नर पुष्प को बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर और मादा को बोल देते हैं पिस्टिलेट। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपके एनसीईआरटी ने खेला है ना, आपके एनसीईआरटी ने खेला है, प्रॉपर खेला है यहाँ पे ये टर्म्स सिखाने में। तो ये सारी टर्म्स की कहानियां एक बार में खत्म हो गई कि भाई लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन है जहाँ पे दो पितर की आवश्यकता होती है, दो पितर चाहिए, वहां पे आप लैंगिक जनन बोल देते हैं। क्लियर बच्चे? दो पितरों में एक नर होगा, एक मादा होगी। अगर दोनों एक के ऊपर है तो आप उसे उभय लिंगाश्रयी या उभयलिंगी बोल देंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तो उसे आप एक लिंगी या डायसियस बोल दोगे। यस और नो बच्चों? यहाँ पे अगर बात कर रहा हूं जंतुओं में तो नर व मादा बोल देते हैं जनरली। जहां पे एक साथ हैं नर व मादा उसे हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं, और पादपों के लिए बात करें तो उसे मोनोइसियस वर्ड यूज किया जाता है। तो ये इसकी कहानी हो गई, पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी वाला हिस्सा खत्म हो गया। क्लियर बच्चे? आइए चलते हैं आगे। जब ये आप ये टर्म सीख जाते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी, तो
अब यहाँ पे जब हम प्रजनन के बारे में सोचते हैं, है ना, जब जीवों में हम प्रजनन के बारे में सोचते हैं तो हमें दिखाई देता है कि लैंगिक प्रजनन में, है ना, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, उभयलिंगी के, एक लिंगी के, है ना। मैं एक दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखा देता हूँ, एक दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैं वही स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी आपके पुस्तक में बना हुआ है, आप देख लो केचुए के अंदर कहां पे है, कॉकरोच के अंदर कहां पे है, वो सब आप देखते रहना। फोटो बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो बना के दिया है। मैं दो फोटो दिखाऊंगा जिसमें बच्चों से गलती होने के चांसेस भी होते हैं, जिसमें बच्चों से गलती होने के चांसेस भी होते हैं, और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। दो फोटो दिखाऊंगा बेटा, देखो आप देखो, मैं बढ़िया सा बना नहीं पाता बट कोशिश कर रहा हूं, तो हंसेगा कोई नहीं, जो सिखाऊंगा वो सीख लेगा बस, ठीक है। देखो इधर एक प्लांट बना रखा है आपके एनसीईआरटी में, जिसे हम बोलते हैं कारा का प्लांट, है ना। वैसे तो ये कारा जो है मैंने ऐसा बनाया है, बट ये बेहतर तरीके से ऐसा ही दिखता है ना। एल्गी है, बहुत छोटा सा ऐसा दिखता है ऐसा, लेकिन मैंने क्या किया है, इसका कोई सा भी एक हिस्सा आप मान लो जो आपको अच्छा लगे। मैंने एक हिस्सा इसका जूम कर लिया है। क्या किया मैंने, इसका एक हिस्सा जूम कर लिया है। सपोज कर लो मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, इतना सा यहाँ पे, ठीक है। जब मैं इसको देखता हूं इस संरचना को, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पूरा का पूरा इसका स्टेम है, और स्टेम के ऊपर ये इसकी एक पतली सी ब्रांच निकली है, और इस ब्रांच के ऊपर, यहाँ पे इसी एक ब्रांच के ऊपर, इसके अंदर ये होता है उभयलिंगाष्टक। इस पे दोनों पाए जाते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चे, इसलिए अच्छे से समझ लो। जब आप इसको देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि इसके ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक संरचना है ऊपर के तरफ, और इसके नीचे कुछ इस तरीके की संरचना है। मतलब इसी पे एक ही पादप में, ये किसका पादप है, ये है कारा। ये क्या है, कारा, है ना। चारा मत पढ़ने लगना रे, है चमन लालो, चारा मत पढ़ने लगना। कारा लिखा है, ये कारा, ये एल्गी है ना, ये शैवाल है। इसमें दोनों जननांग पाए जाते हैं। ये जो नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला होता है नर जननांग। नीचे वाला क्या होता है, नर जननांग। इस नर जननांग को इंग्लिश में ये गोल सा है ना, गोल सा है ना, गोल राउंड शेप का, तो गोल होने की वजह से इसे ग्लोब्यूल बोलते हैं। ये नाम याद करना है आपको, ग्लोब्यूल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोब्यूल बोलते हैं। और मादा के बारे में तो क्या ही बोले, है ना। मादा होती ही ना नुकीली, है ना, कटीली नुकीली होती है ना मादा। देखो ये थोड़ा सा ऐसा नुकीला सा दिख रहा है, ये गोल है, ये दोनों छोरों पे क्या है, नुकीली है। इस वजह से ये जो है, ये है मादा जननांग। और इस मादा जननांग का नाम होता है नुक्यूल। नुकीली से ना, इस वजह से क्या होता है, नुक्यूल नाम होता है, नुक्यूल लिखते हैं इसको, है ना बेटा। ये नाम याद कर लेना, कौन नर कौन मादा, किसका क्या नाम, नर मादा, और दोनों का नाम आप याद कर लेना, हो जाएगा। एक ही के ऊपर है, ये कहां पे हमने बात की, कारा के ऊपर। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, और 2 बार आया है, मुझे लगता है 2 बार। अगर आप लोग नीट तक की बात करो तो नीट में 2 बार आया ये क्वेश्चन, कि कौन ऊपर कौन नीचे, कौन ऊपर कौन नीचे, और किसका नाम क्या है। तो यार दोनों चीजें हम यही सीख लेंगे। मादा की बात करूं तो मादा थोड़ी नुकीली सी दिख रही है, इसलिए इसका नाम नुक्यूल है। और नर वो सीधे साधे होते हैं ना, गोल से। नर कैसे होते हैं, सीधे साधे गोल से। देखो सीधे साधे तुम होगे, गोल मैं हूं, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अरे अब दिख रहा है तो नजर लगाओ, कम होनी चाहिए ये। अगर दिख रहा है तो अच्छे से नजर लगा दो, ये कम होना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, मुझसे तो हो नहीं रहा, तुम ही कुछ कर दो मेरे लिए। आओ देखो, ग्लोब्यूल हो गया, नुक्यूल हो गया, 2 संरचना है। तो ये बात इसकी खत्म। एक तो ये सिखाना था। दूसरा, आपको ब्रायोफाइटा का एक डायग्राम सिखाना है।
ब्रायोफाइटा में आपके एनसीईआरटी में 11th में भी पढ़ रखा है आप लोगों ने और 12th में भी इस चैप्टर के अंदर दे रखा है। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है बच्चे मार्केंशिया का बना हुआ। किसका? मार्केंशिया का चित्र बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में। देखिए फटाफट आपको सिखाता हूं। जब आप मार्केंशिया को देखते हो तो मार्केंशिया जो है उसके अंदर 2 लीफी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब 11th में कितना पढ़े हो उतना ही आपको आ रहा होगा, समझ में भी आ सकता है, हो सकता है कोई ना समझ हो मेरे जैसे तो समझ में ना भी आए, है ना। 2 लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, मैं दोनों बना देता हूं। ऐसे 2 लीफी स्ट्रक्चर बना दिया, एक का मुंह उधर कर दिया, एक का मुंह इधर कर दिया। लो यार, समानता का अधिकार है। वो बोले मैं इधर हूं, आपका ध्यान किधर है, अपन बैठा इधर है। कितना गंदा बन रहा है, एक कितना अच्छा बना, दूसरा पता नहीं क्या हो गया। रुको, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। 2 लीफी स्ट्रक्चर, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। लो, अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगा। ये लो, ध्यान देना। अब देखना, ये बेटा है मार्केंशिया का डायग्राम, लिख देता हूं। ये है मार्केंशिया, है ना। मार्केंशिया का डायग्राम है ये। मार्केंशिया क्या होता है? ये है एक ब्रायोफाइट। ये कौन सा प्लांट होता है? एक ब्रायोफाइट है। जब आप मार्केंशिया को देखते हो ना, तो मार्केंशिया में यहां पे एक के ऊपर पाया जाता है नर जननांग और एक के ऊपर पाया जाता है मादा जननांग। ध्यान से देख लो, एक के ऊपर नर, एक के ऊपर मादा। पहचानोगे कैसे? ये पूछा गया है कि आप बताओ इसमें कौन मेल गैमेटोफाइट है, कौन फीमेल गैमेटोफाइट है। तो ये कैसे पहचानते हैं? देख लो, सीख लो एक बार में। जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट बड़ी सुंदर अरेंज टाइप की है ना, एकदम ऐसा लग रहा है पंखुड़ियां निकली है ना। पंखुड़ियां ये गुलाब की सी हैं, देखो यहाँ पे क्या है, पंखुड़ियां निकली हुई हैं, ऐसा लग रहा है फूल जैसी, बिल्कुल, है ना। समझ सकते हो ना, तुम लोग ऐसी एज में हो अभी कि तुम लोग समझ सकते हो ना। बदतमीजो, मसाला समझो यहाँ पे क्या है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखना है आपको। क्या देखना है? इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखना है। जब आप इसे देखते हो, ये बिल्कुल इवन फ्लोरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसे आप लोग, ये वाला जो है, ये है मादा। ये क्या है बेटा? ये है मादा युग्मकोद्भिद। क्लियर है? यहां पे जो नर वाला संरचना है, देखो कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा डाल दो, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अरे अपन ऐसे उठते हैं, है ना, अपन नर है ना, अपन उठते हैं, उठने के बाद क्या हुआ, क्लास जाना है लेने, ठीक है चले जाएंगे। अभी तो 7 बजे से क्लास है ना, 7 बजे से क्लास है, अभी तो 6:55 हो रहे हैं, चले जाएंगे अपन, क्या जल्दी है। हाँ, जाने में 10 मिनट लगते हैं वो अलग बात है, चले जाएंगे। फिर जाने के टाइम, हाँ 6:57, हाँ अब निकलना चाहिए, तो निकले तो अब रेडी कैसे हो, जल्दी जल्दी रेडी कैसे हो? बस यूं हाथों की तरफ देखा, तेरा ही भरोसा है, और यूं हाथ बिखेरे, बाल हो गए सेट। अपने को जरूरत नहीं है कुछ करने की ना, लड़कियों को कहीं जाना हो 15 मिनट तो कंघी करने के लिए चाहिए, वो भले 15 मिनट पहले ही करके रखा हो। अरे यार ये निकल रहा, फिर उसके बाद पकड़ के यूं लपाट के पता नहीं कैसे फिर वो अपना तैयार होते हैं। तो मैं ओवरऑल क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मादा होगी ना, वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगी, बिल्कुल टिप टॉप। मेल ऐसे गोल सोल सा दिख जाएगा, तो इस जगह से पहचान जाओगे आप कि ये क्या है, ये है बेटा नर युग्मकोद्भिद, मार्केंशिया का या ब्रायोफाइट्स का नर व मादा पहचान सकते हो। यहाँ पे ये कारा है, ये एक एल्गी है, ये एक शैवाल है। और ये शैवाल कैसा है? ये शैवाल है उभय लिंगाश्रयी। इन दोनों पे बहुत सवाल आता है ना, 2 रीजन है, क्योंकि ये आपको और दूसरे अध्यायों में भी इनके बारे में जिक्र किया गया, इसलिए उभय लिंगाश्रयी है शैवाल। और ये जो मार्केंशिया दिख रहा है,
मार्केंशिया कैसा है? ये एक लिंगी है, ये एक लिंगी है। क्लियर बच्चे? तो ये हो गई बात आपके एनसीईआरटी के डायग्राम की। बाकी आपके एनसीईआरटी में इस आर्टिकल से रिलेटेड स्ट्रक्चर दे रखे, केचुआ, कॉकरोच, ये सब दिखा रखा है। एक बार आप लोग अपनी पुस्तक में देख लेना, मेन मसाला मैंने कर दिया खत्म। क्लियर बच्चों?